नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सीटेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। हम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न उत्तर सोल्व करेंगे। और इससे पहले के मॉडल पेपर वॉच करने के लिए, जो 60 से भी अधिक मॉडल पेपर है, उनको वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पर जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने उनके लिंक दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में क्या होता है? ए ऑप्शन है गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है। बी ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। सी ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रहती है। और डी ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि जो प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, यही कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक। बी ऑप्शन है जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। सी ऑप्शन है जीवाणु की आनुवांशिक इकाई। और डी ऑप्शन है जीवाणु का एक रोग। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं वही प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पौधों के लिए अनिवार्य खनिज तत्व नहीं होता है, जबकि शेष 3 होते हैं? जो नहीं होता है खनिज तत्व, अनिवार्य खनिज तत्व, उसके बारे में पूछा गया है पौधों के लिए। ए ऑप्शन है कैडमियम। बी ऑप्शन है फास्फोरस। सी ऑप्शन है लोहा। और डी ऑप्शन है मैंगनीज। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा कैडमियम, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम CD से बताते हैं। ये जो कैडमियम होता है यही जो है पौधों के लिए एक अनिवार्य खनिज तत्व नहीं होता है। बाकी जो बचे इसमें 3 फास्फोरस, लोहा और मैंगनीज वो होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विटामिन इसकी प्रकृति व कमी से होने वाली बीमारी को प्रदर्शित करता है, सही रूप से प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है विटामिन के जल में घुलनशील पेलेग्रा। बी ऑप्शन है विटामिन ए वसा में घुलनशील बेरी। सी ऑप्शन है विटामिन ए वसा में घुलनशील रात्रि अंधता। और डी ऑप्शन है विटामिन के वसा में घुलनशील बेरी। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील भी होता है, और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो होती है रात्रि अंधता। तो इसमें विटामिन ए वसा में घुलनशील रात्रि अंधता, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ये बेरी आ रहा है, ऐसे जो ऐसे नहीं होता है, विटामिन बी से होता है। विटामिन के में भी यही घुलनशीलता से संबंधित बात आ रही है, क्योंकि जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और सी। तो इसमें कुल मिला के जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ए जो वसा में घुलनशील होता है और उसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रात्रि अंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती है? जो कपाल होता है मनुष्य का स्कल, उसमें कितनी अस्थियां होती है? ए ऑप्शन है 24। बी ऑप्शन है 36। सी ऑप्शन है 30। और डी ऑप्शन है 8। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8। मनुष्य की कपाल में 8 अस्थियां पाई जाती है। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल सिर की, चेहरे की और सब मिला के बात करें तो 29 होती है। तो यहाँ पर कपाल में कितनी स्थितियाँ होती है इसके बारे में पूछा था, तो इसमें 8 उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोटोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल के बराबर होती है। बी ऑप्शन है नलिका के अग्रभाग और पादप के बीच के विभवांतर पर। सी ऑप्शन है
परासरण दाब और डी ऑप्शन है मूल दाब। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल के बराबर होती है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी सिद्धांत पर जो फोटोमीटर होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विखंडन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है हाइड्रा, बी ऑप्शन है ईस्ट, सी ऑप्शन है स्पाइरोगायरा और डी ऑप्शन है ब्रायोफिल्लम। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा स्पाइरोगायरा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विखंडन का जो प्रमुख उदाहरण है वो कौन सा है? स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, मतलब मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एनाटॉमी, बी ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, सी ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री और डी ऑप्शन है फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा डर्मेटोलॉजी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है? ए ऑप्शन है IgE, बी ऑप्शन है IgM, सी ऑप्शन है IgA और डी ऑप्शन है IgG। तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा IgG। IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यही वो एंटीबॉडी है जो माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस कक्षक की आकृति और दिशात्मक गुण कैसा होता है? हम जानते हैं कि जो उपकोष होते हैं वो 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ आवर्त सारणी के अंदर। तो उसमें जो कक्षक होते हैं उसमें एस कक्षक की आकृति के बारे में और दिशात्मक गुण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है डंबलाकार व दिशात्मक, बी ऑप्शन है गोलाकार व दिशात्मक और सी ऑप्शन है डंबलाकार व अदिशात्मक और डी ऑप्शन है गोलाकार व अदिशात्मक। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गोलाकार और अदिशात्मक इस तरह का होता है। एस कक्षक गोलाकार होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिशात्मक होता है। इसके अलावा ये डंबलाकार में यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। डंबलाकार जो होता है वो पी कक्षक होता है। पी कक्षक जो होते हैं वो डंबलाकार होते हैं। तो यहाँ पर एस कक्षक की आकृति और दिशात्मक गुण पूछा गया था, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलाकार व अदिशात्मक ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हेलोजन परिवार के तत्व कौन से हैं? ए ऑप्शन है BeMgCa SrBa, बी ऑप्शन है FCl Bri At, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ और डी ऑप्शन है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। हेलोजन परिवार संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसमें क्या है, एस्टेटीन पे बहुत कम वर्क हुआ है अभी, इसलिए जो 4 सदस्य हैं इन पे ही सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है। तो ये हेलोजन परिवार के सदस्य कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं। एस्टेटीन भी उसी वर्ग में आता है लेकिन इस पर अभी वर्क कम हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? वीक एसिड पूछा गया है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होगा HCl, ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होगा HCl, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसका सूत्र होता है HNO3। तो हमसे दुर्बल अम्ल पूछा है वीक एसिड, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो होता है हमारा जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ये जो होता है दुर्बल अम्ल होता है अगर इन 4 ऑप्शन की बात करें हम। इसके अलावा जो बाकी 3 अम्ल बचे वो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फ्यूरेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? ए ऑप्शन है विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है सम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डी ऑप्शन है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम फ्यूरेन का सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सूत्र होता है ये फ्यूरेन का सूत्र होता है। 5 सदस्य वलय इसमें पाई जाती है, 4 तो कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो जब इसमें ऑक्सीजन भी अतिरिक्त पाया गया है तो इसमें विषम परमाणु उपस्थित होता है और ये एरोमेटिक प्रकृति का होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हकल रूल को फॉलो करता है, इसलिए इसमें जो ए ऑप्शन होगा विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो फ्यूरेन है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें जो 5 सदस्य वलय है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी जो है वलय के अंदर उपस्थित है और हकल रूल को फॉलो करने के कारण ये एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अननिल क्वाडियम का परमाणु क्रमांक है? ए ऑप्शन है 107, बी ऑप्शन है 104, सी ऑप्शन है 102 और डी ऑप्शन है 108। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 100 से ऊपर जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं उनके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर दिया जाता है। जैसे कि उसमें 0 के लिए हम नील का उपयोग करते हैं, ये जो नील है वो 0 के लिए आता है। 1 के लिए जो आता है वो अन आता है, 2 के लिए बाई आता है, 3 के लिए ट्राई आता है और 4 के लिए क्वाड आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 104। 104 जो परमाणु क्रमांक है उसका नाम होगा अननिल क्वाडियम। पीछे सब में हमें EM लगाना है, इसमें जो अनुलग्न लगाएंगे। अगर 102 की बात करें तो अनिल बाइयम होता है, 108 की बात करें तो अनिल ऑक्टियम होता है और 107 की अगर बात करें तो अनिल सेप्टियम होता है। तो यहाँ पर 104 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनिल क्वाडियम जो नाम होगा वो किसका होगा? 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है? ए ऑप्शन है परिवर्तनशील, बी ऑप्शन है बाहर की तरफ, सी ऑप्शन है किसी भी तरफ और डी ऑप्शन है अंदर की तरफ। तो ये जो मिसेल जो प्रक्रिया है मिसेल निर्माण, ये एक तो साबुन और अपमार्जक से संबंधित होती है। जो गंदगी को साफ करने के लिए मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि बड़ा पार्ट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। जैसे हम साबुन की बात करें तो C17H35 COONA आता है उसके अंदर। तो वो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसमें वो अंदर की तरफ होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ। यानी मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की? जो एंटी प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की? ए ऑप्शन है पोलिंग, बी ऑप्शन है थॉमसन, सी ऑप्शन है सेग्रे और डी ऑप्शन है एंडरसन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा सेग्रे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेग्रे ने ही एंटी प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, बी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, सी ऑप्शन है आटा मिल और डी ऑप्शन है उर्वरक संयंत्र। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा थर्मल पावर प्लांट वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी फ्लाई ऐश जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? यहाँ पर जो आप करेक्शन कर लें किसे आएगा, किसे कहते हैं? जो स्ट्रेंजर गैस होती है वो किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जिनोन, बी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन है आर्गन और डी ऑप्शन है नियोन। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनोन जो होती है जिसका प्रतीक होता है XE, इस जिनोन को ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी इस तरह की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है साइंस से रिलेटेड उसका लाभ प्राप्त कर सकें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसको यशद पुष्प यानी यशद रज भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है जिंक नाइट्रेट, बी ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, सी ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड और डी ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा जिंक ऑक्साइड वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है जेडेनो, यानी जेडेनो जो होता है जिंक ऑक्साइड उसको ही यशद रज या यशद पुष्प कहा जाता है। इंग्लिश में इसको जिंक डस्ट भी बोला जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है बैंगनी, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है नीला। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा लाल यानी कि रेड वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा काल्पनिक, यानी समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आयनन, बी ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, यानी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? ए ऑप्शन है टेस्ला, बी ऑप्शन है गॉस, सी ऑप्शन है वेबर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वेबर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? डायनेमो का ए ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, सी ऑप्शन है ताप विद्युत प्रभाव और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है यही इसका सही उत्तर होगा, यानी डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किसके द्वारा बताई जाती है? ए ऑप्शन है मैनोमीटर, बी ऑप्शन है सीस्मोग्राफ से, सी ऑप्शन है ओडोमीटर से और डी ऑप्शन है स्पीडोमीटर से। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा ही हम क्या बता सकते हैं? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को बता सकते हैं। अब अगले प्रश्न हम जो देखेंगे वो शिक्षण विधियों से संबंधित देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन, सी ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया और डी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसके अंदर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है इस सिद्धांत पर ही आधारित होता है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी शिक्षण विधियों से संबंधित है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद कौन सा होता है? ए ऑप्शन है परीक्षण पद, बी ऑप्शन है प्रस्तावना पद, सी ऑप्शन है शिक्षण पद और डी ऑप्शन है अभ्यास पद। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा परीक्षण पद वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद होता है परीक्षण पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ए ऑप्शन है उपचार निदान प्रगति परक, बी ऑप्शन है निदान उपचार शिक्षा में सुधार, सी ऑप्शन है उपचार प्रगति परक शिक्षा में सुधार, डी ऑप्शन है निदान प्रगति परक शिक्षा में सुधार। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे निदान उपचार और शिक्षा में सुधार, यही इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है खेल में शिक्षा, बी ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, सी ऑप्शन है क्रियाशीलता पर जोर देना
और डी ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे खेल क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा, यही जो है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञान सबके लिए की पुष्टि किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है एनसीईआरटी, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो दोस्तों आज के मॉडल पेपर में आपके कितने राइट हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।